अनकॉन्शियसली अब सांस रहे तो एनर्जी अंदर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कॉन्शियसली इफ वी आर टेकिंग द ब्रेथ, उसके साथ प्राण शक्ति भी अंदर जाता है। अगर हम कुछ और सोच रहे हैं and श्वास ले रहे हैं तो प्राण शक्ति अंदर नहीं जाएगा, ऐसा मतलब? अरे भाई, श्वास कैसे भी ले रहे हैं तो प्राण तो शक्ति है ना, शक्ति तो जा रही है। यदि ब्रीथ पैटर्न आपका गड़बड़ है, ठीक है ना, तो वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिससे हैक्ड है, वो उसको एनर्जी आ रही है। वो बीच में जो है, जैसे पाइपलाइन जा रही है ना, तो पाइपलाइन में कोई क्या करता है, छेद लगाता है, उसमें अपना पाइप जोड़ता है, उधर अपनी मोटर लगाता है और उसमें अपना पानी को खींच लेता है। तो मतलब वह जो है किसी कौन से चक्कर पे जा रही है, किस चक्कर पे जा रही है, कहाँ रुक रही है, कौन से पॉइंट पे जा रही है, और वहां से वो पैटर्न जो है सक कर ले प्राण को। यह बात जो है कई लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे होता है कि वो करेगा तो पहले ब्रीथ को हैक करेगा, सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है पहले ब्रीथ को हैक करेगा, तब जो है वो कॉन्शियस माइंड को भी हैक कर लेगा, और तब वो आपको ऑपरेट कर रहा होता है। ये हम बार बार कहते हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपका पैटर्न आपको हैक करके आपको ऑपरेट कर रहा है, आपको ऑपरेट कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता भाई, ब्रीथ को हैक किया तो ब्रीथ को हैक करके उस पॉइंट तक ले जाएगा ना, जिस पॉइंट पे वो पैटर्न बैठा है, जहां से उसकी फीडिंग होनी है, और वहां से आकर के जैसे वो प्राण आया उसको पूरा का पूरा पी जाएगा, ज्यादातर हिस्से को पी जाएगा, वो फीड करेगा ना भाई। उसे आप फीड करते हैं, आप फीड करते हैं का मतलब आप जो है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जैसा भी कर रहे हैं, वह ऑपरेट हो जाने के बाद कर रहे हैं, मतलब फीड इस हिसाब से कर रहे हैं कि यदि वह ब्रीथ पैटर्न है आपका, वो उथला ब्रीथ पैटर्न है, मतलब वो काम का ब्रीथ पैटर्न अलग है, लोभ का अलग है, सबके अपने अपने सेंटर है ना, तो वो पैटर्न जिस जगह का है वो ब्रीथ को वहीं तक ले जाएगा जहां पर वो मौजूद है, जहां पर उसका जो है ना वो सकिंग पॉइंट है, वहां तक ले आएगा और वहां से सक कर लेगा उसे प्राण को। प्राण तो आप ऐसी ले रहे हैं वैसी ले रहे हैं, प्राण तो प्राण है, वो तो शक्ति है ना, प्राण तो शक्ति ही रहेगा ना, और वो जब वो उस जगह पर ले जाएगा उसे सक कर लेगा, वहां वो अपने को फीड कर लेगा। ऐसी फीडिंग है ना। हाँ चलो, ये भी आज क्लियर हो गया। लोग बोलते हैं कि फीड करता है तो कैसे करता है, कैसे करता है, पूरी लोग टेक्नोलॉजी के लिए, विज्ञान का जमाना है भाई, सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से समझाना पड़ेगा। नाभि तक नहीं जाता तो हमारी कहीं ना कहीं, हाँ, नाभि तक श्वास जाती है तब सहज हो जाती है ना। श्वास पूरी गहरी श्वास का अर्थ है नाभि तक जाएगी, नाभि के थोड़ा और नीचे तक जाएगी, थोड़ा और नीचे तक जाती है, तब सहज श्वास है। तो ब्रीथ जो है बिल्कुल धीमी जाएगी और गहरी जाएगी, धीमी जाएगी बाहर आएगी, और ब्रीथ जो है ना उसका काउंट कम हो जाएगा, जैसे पर मिनट वाला काउंट होता है ना, गहरी सांस में उसका काउंट बहुत कम होने लगता है। सहज व्यक्ति की जो ब्रीथ है बहुत कम चलती है ना। और एक्चुअली तो आप जोर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके, सो बाय अभी हियर एंड नाउ रह के श्वास के ऊपर अगर ध्यान दिया, देन वो पूरा एनर्जी सिस्टम हमारा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा और पैटर्न ब्रेक होगा। देखिए, यदि आप श्वास आ रही है और जा रही है ना, और उसके प्रति आप अवेयर हैं, आप तो थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछिए, ऐसा नहीं है। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, तो अपने से आ रही है और जा रही है, और आप उसके प्रति, श्वास के प्रति अवेयर हैं। तो श्वास कब चल रही है, भूतकाल में चल रही है कि भविष्यकाल में चल रही है? प्रेजेंट मोमेंट है ना, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में नहीं। जब भूत और भविष्य नहीं तो प्रेजेंट भी नहीं होता है ना। जब भूत और भविष्य नहीं तो कोई प्रेजेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये भी वहम है, वो भी झूठ है, भूत भी झूठ है, भविष्य भी झूठ है, प्रेजेंट भी झूठ है। हियर एंड नाउ है ना, अभी और यहीं। तो अभी और यहीं है आप। यदि ब्रीथ कब चल रही है, अभी और यहीं। ब्रीथ कब है, हियर एंड नाउ है। और इसके साथ है, यदि ब्रीथ के साथ आप सजगता में हैं, ब्रीथ को जाना जा रहा है, इसको एक पद्धति की तरह लिया गया है ना, साधना पद्धति की तरह लिया गया है कि ब्रीथ आ रही है, जा रही से जाना जा रहा है, इसे जाना जा रहा है। तो ये विपश्यना की पूर्व तैयारी में अनापान है ना, अनापान सती योग ऐसा कहते हैं ना इसे, अना और अपान, श्वास और प्रश्वास, अना और अपान, श्वास और प्रश्वास है ना। तो यह जो आ रही है और जा रही है, तो आ रही है और जा रही है, और इसे जाना जा रहा है ना, इसे जाना जा रहा है, तो आप हियर एंड नाउ हैं। हियर एंड नाउ है, तो हियर एंड नाउ में यदि आप बने रहते हैं तो फिर वो जो दौड़ है यहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मतलब मन का क्या है कि जहाँ अच्छा लगता है उस जगह पे बार बार आता है ना। तो भूत और भविष्य से ये अच्छा लगने लगे यदि, इसलिए साधना यदि प्रायोरिटी हो जाए आपकी है ना, और यह आपको अच्छा लगने लगे,
शुरू फिर मन का ही सहारा, तो मन को अच्छा, मन को तो पटाना ही पड़ेगा ना, मन को पटाए बगैर काम बनता नहीं है ना। तो मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पटा रहा है। मन को कौन पटा रहा है? मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पटा रहा है। मन के एक हिस्से में मतलब कोई, मतलब इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस होते हैं ज्यादातर, है ना, राइट इन्फ्लुएंसेस बहुत कम होते हैं। तो सदगुरु क्या है? वो भी इन्फ्लुएंस ही तो है ना। सदगुरु कौन है? इन्फ्लुएंस है, राइट इन्फ्लुएंस है, लेकिन है ना, वो जो है आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है हियर एंड नाउ के लिए, ठीक है ना। तो हियर एंड नाउ में यदि आप आ रहे हैं, इस सहजता में आप आ रहे हैं और यहाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको बता रहा है कैसा अच्छा लग रहा है ना, इसमें मजा आ रहा है ना, हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, वह भी आपको पटा रहा है ना। वो आपको उस हिस्से को जो है बिल्ड कर रहा है, उस हिस्से को जो है लीड कर रहा है ना। और आपको वह हिस्सा आपका मन का, वह सदगुरु ने उस हिस्से को कैप्चर कर लिया है। अच्छा, गुरु के प्रति संदेह पैदा होता है, गुरु के प्रति कई बार बहुत ज्यादा संदेह पैदा होता है, बहुत ज्यादा क्रोध पैदा होता है, गालियां निकलती हैं, होता ही है। ऐसा कोई भी सदगुरु नहीं हुआ कृष्ण के हो, अभी ऐसा है, जब कृष्ण मौजूद थे या जब बुद्ध मौजूद थे, बुद्ध के शिष्यों क्या है, कितनी आलोचना करते थे, बुद्ध के पीछे पीछे इतनी आलोचनाएं किया करते थे। अरे बुद्ध के शिष्य जो ऐसे ऐसे हवा में उड़ते थे भाई, पानी पे चलते थे, बहुत सिद्धियां थी बुद्ध के शिष्यों के पास में। और बुद्ध जहां भी देखते थे उनको बुलाते थे, उनकी आलोचना करते थे कि तुम भटके हुए हो, तुम ऐसा, और उनको लगता था देखो उनको तो कोई सिद्धि है नहीं, से बोल के बस बकवास करते हैं, ज्ञान पिलाते हैं, न ये हवा में उड़ सकते हैं न पानी में चल सकते हैं, और हमको बोलते हैं कि तुम भटक गए हो। अरे तुम, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम भी हवा में उड़ के बताओ ना, हम तो हवा में उड़ के बता रहे हैं, हम पानी पे चल के बता रहे हैं। हाँ, बहुत सिद्धियां थी, बहुत सारे शिष्यों के पास बहुत सिद्धियां थी बुद्ध के पास में। और कई बार उन्होंने जब वो देख लेते थे तो फिर अगले सेशन में उनकी क्लास लगती थी, खड़े हो जाओ, तुम क्या कर रहे थे, क्या मदारीगिरी कर रहे थे, क्या नौटंकी कर रहे थे, और सबके सामने तुम मदारीगिरी कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो क्या होता है, वो तो छोड़ो, ऐसे भी जो है, ऐसा कोई शिष्य ढूंढना मुश्किल है जो गुरु को मनी मन गालियां ना देता हो, या है ना, या थोड़ा बहुत विरोध न करता, अरे ये फालतू बात करते, देखो ये कैसा करते, गुरु को ऐसा करना चाहिए, गुरु ऐसा चलना चाहिए, गुरु को ऐसा खाना चाहिए, गुरु को ऐसा पहनना चाहिए, गुरु को ये करना चाहिए। कोई शिष्य ऐसा नहीं है जो गुरु में खामियां ना निकाल सकता हो और गुरु को मनी मन गालियां ना देता हो, बाहर भले न दे, मनी मन गालियां ना देता हो, पीठ पीछे गालियां ना देता हो, ऐसा शिष्य ढूंढना मुश्किल है, असंभव है। अब एक बार कई जगह पर लिमिट के बाहर बात चली जाती है, और लिमिट के बाहर कई बार बात इसलिए चली जाती है कि उसने ज्यादा चोट कर दी आपके ऊपर, गुरु ने यदि ज्यादा चोट कर दी, फिर इसका काम बन जाए करुणावश, इसका ज्यादा काम बन जाए, या मुक्त हो जाए, या मुक्त हो जाए, है ना। तो उसके लिए जो है ज्यादा गहरी चोट कर दी और वो चोट भारी पड़ गई और आपने अपने को बचाया और वहां से भागे। बचाने का तरीका क्या होता है? गुरु के विरोध में चल जाओ, गुरु को गालियां देने लगे, गुरु को गलत साबित करो। गुरु को गलत साबित करके आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो। और वो जो चोट है जो आपको तोड़ रही है, आपके व्यक्तित्व को तोड़ रही है, जो आपको गलत साबित कर रही है, आपको उसको बचाना है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। तो अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को सही बचाने के लिए गुरु का विरोध करना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु का विरोध होता ही है, गुरु को मन ही मन गालियां दी जाती है और गुरु में खामियां ढूंढी जाती है। गुरु आज जितने बजे उठा, क्या का गुरु है, इस तरीके से खा रहा है, गुरु है, गुरु के लक्षण है ये, इस तरीके से चल रहा है, गुरु के लक्षण है, ऐसी बात करता है, गुरु के लक्षण है। हाँ? गुरु में जगह जगह खामियां ढूंढी जाती हैं। इसलिए हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं कि वो जो ऐसे गुरु है ना, जो 24 घंटे में एक बार आएंगे, आधा एक घंटा दर्शन देंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि फिर आप उनमें खामियां ढूंढना चालू कर दोगे। और जो है आपका जो है पता चला कुछ गुरु तो ऐसे हैं कि हफ्ते में एक आध बार ही मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, वो आधा घंटा मिलेंगे, दूर से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो आप उसमें मानवीय लक्षण ढूंढना चालू कर दोगे। अरे मानवीय लक्षण है, ये कायगा गुरु है, इसमें तो मानवीय लक्षण है ना। अरे भाई जब ये बोलते हैं तो बड़ा गजब का बोलते हैं, और जब अपना इनके साथ हम रहते हैं तो बड़े ऑर्डिनरी बात करते हैं, बड़े ऑर्डिनरी है तो फिर तो। और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। और हम तो इनके साथ में रह के आए हैं, तब हमने देखा जब बोलते हैं तब तो गजब की बात है, जब नहीं बोलते हैं तब तो हम देखा है कि ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है, ऐसे ही नहाते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाते हैं ये भी, बल्कि वो हम ज्यादा अच्छा खाते, ढंग से खाते हैं, ये हमारे ढंग से भी नहीं खाते, है ना। हम जो ज्यादा अच्छे से चलते फिरते हैं, हम ज्यादा अच्छे से रहते हैं, ये वैसे रहते भी नहीं।
हमारा रूम ज्यादा अच्छा रहता है, इनका रूम भी उतना अच्छा नहीं रहता। हमारे कपड़े ज्यादा अच्छे धुले रहते, इनके कपड़े उतने अच्छे धुले नहीं रहते। हमारी बॉडी ज्यादा साफ सुथरी अच्छी रहती, इनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं रहती, है ना। तो गुरु में जो है वो सारी बुराइयां निकालेंगे, और बुराइयां निकाल के क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को बचा रहे हैं, और व्यक्तित्व से मुक्त होना है ना। व्यक्ति जाएगा तभी समष्टि प्रकट होगी ना। तो सेपरेशन से डेवलप करना है, वो सेपरेशन को बचा लेते हैं। सेपरेशन को बचाने का तरीका है गुरु में खामियां ढूंढो, फिर गुरु की देशना को गलत बताओ, कह रहे इसकी देशना भी गलत होगी, हमने तो देखा है बाजू से रहकर, है ना, बिल्कुल मानवीय है ये, तो ऑर्डिनरी मैन है ये, तो यह भी ये ऑर्डिनरी मैन है, तो मतलब इसकी देशना भी ऑर्डिनरी होगी, भले कितना सुंदर बोलता हो, कितना बढ़िया बोलता हो, है ना, गजब की बातें बोलता है, लेकिन नहीं, गजब की बातें बोलने दो इसे, लेकिन ये है ऑर्डिनरी मैन, लेकिन है यह ऑर्डिनरी मैन। लेकिन हम तो तब भी इस तरीके से ही जी रहे हैं कि जो है कॉमन मैन की तरह आपके साथ बैठेंगे, ये करेंगे, ऑर्डिनरी मैन वाले सारे रवैये भी करेंगे। तो हमारी फकीरी तो यही बोलती है, हम ऐसे ही करेंगे। इसमें होगा यह क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग जो है उनका रेजोनेंस जो बैठ रहा था थोड़ा थोड़ा, वो टूट जाएगा और वो दूर हो जाएंगे। तो दूर हो जाएंगे, इससे क्या है, इससे एक संघ बनेगा अच्छा वाला, कि ऐसे लोग जिनका मन जो है ज्यादा घिरा हुआ है ऐसे प्रवृत्तियों से, जिनकी मुक्ति जो है अटक सकती है, और वो जिनकी ऐसी मुक्ति अटकती है ना, दूसरों को भी अटकाते हैं। ये बड़ी बुराई है। जो खुद अटकता है ना, तो वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ना चाहेगा। 4 लोगों को क्यों जोड़ेगा, कि उसे लगेगा कि नहीं हम सही हैं, देखो ये गलत है, हमारे साथ ये भी सबूत है, ये भी गवाह है, ये भी फलाना है, ये भी ठिकाना है, हमने ये देखा, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो उस तरीके से चलेगा। तो बाय द वे ये लोग यदि दूर होते हैं, बाहर होते हैं, तो बाद में संघ छोटा हो जाएगा, बड़ा संघ नहीं बनेगा। ये छोटा जो संघ बनेगा ना, इसमें क्वालिटी ज्यादा होगी भाई। इनमें ये जो छोटा संघ होगा ना, ये सरेंडर वाला संघ होगा, इनमें समर्पण घट रहा होगा और घट जाएगा, क्योंकि ये टूटने के लिए तैयार होंगे। शिष्य कौन है जो टूटने के लिए तैयार है? जो टूटने के लिए तैयार नहीं, वो शिष्य है ही नहीं। वो बोलता है गुरुजी, अरे बोल रहे हो गुरुजी गुरुजी बोल रहे हैं, आप भी गुरुजी बोल रहे हो, आप हमारे शिष्य थोड़ी ना, शिष्य थोड़ी ना घटा है, और हम तो दीक्षा देते नहीं, दीक्षा तो हम देते नहीं। शिष्य तो जब घटेगा घटेगा, रहे आओ संग साथ में, साल 2 साल 5 साल, जब घटेगा तब घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। शिष्य तो घटेगा ना, शिष्य तो घटना है, मामूली घटना थोड़ी ना है। वो घटेगा तो पूरी अस्तित्व नाचेगा, पूरी सृष्टि उत्सव मनाएगी कि एक कोई शिष्य घटा, शिष्य तो घटा किसी में। आज एक शिष्य पैदा हुआ, जिस दिन शिष्य पैदा होगा पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जो है आनंदोत्सव मनाएगी कि आज कोई शिष्य तो घटा, आज एक नया शिष्य का आविर्भाव हुआ इस जगत में, है ना। तो शिष्य तो एक बड़ी घटना है। तो जो है वो छोटा संघ भी बनेगा, तो उसमें समर्पण होगा, तो फिर वो जो छोटा संघ है वो प्योर संघ होगा। अब बुद्ध के साथ, बुद्ध के संघ के कितने लोग छोड़ के गए उनको, महावीर के संघ के कितने लोग छोड़ के चले गए उनको, और कितनी आलोचना करते रहे। तो वह तो सब संसार तो ऐसे ही चलता है ना। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो साधक तो हैं, हम ये नहीं कहते वो साधक है, लेकिन वो ऐसे साधक है कि संसार का प्रभाव उनमें ज्यादा है। ठीक है, उनकी साधना कैसी है, लेकिन संसार का आकर्षण और प्रभाव ज्यादा है, और अभी वो टूटने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं हम टूटेंगे जी थोड़े समय के बाद में, भविष्य में, अभी नहीं टूटेंगे। और जो समर्पण है जिसके जीवन में, वो कहता है कि टूटना है जी गुरुजी, कल क्यों तोड़ रहे हो, अभी क्यों नहीं तोड़ रहे हो, अभी तोड़ो ना। अरे गुरुजी काहे देर लगाते हो, अरे सबके सामने तोड़ो ना, वाट लगाओ ना, कब लगानी है वाट, जल्दी तोड़ो, जल्दी फोड़ो, जल्दी तोड़ो। तो वो टूटने के लिए तैयार है, वो टूटने के लिए तैयार है अभी और यही। तो भविष्य में नहीं तोड़ा जा सकता ना, भविष्य में आपको कैसे तोड़ेगा सदगुरु? सदगुरु तो वर्तमान नहीं तोड़ेगा, और जब भी तोड़ेगा, वही हम कह रहे थे कि जो है रिट्रीट, झेन रिट्रीट हो जाए। फिर वही कहा कि झेन रिट्रीट के लिए लोग तैयार हैं या नहीं है। झेन रिट्रीट तो बिल्कुल, झेन का मतलब है कि वो कुछ विचार ही नहीं करता। झेन गुरु जो है वो विचार ही नहीं करता कि आपका क्या हो रहा है, क्या अच्छा बोला, कि आपको बुरा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है, कि वैसा लग रहा है, कि आपकी इज्जत जा रही है, कि क्या हो रहा है। वो तो बिल्कुल सिर्फ तोड़ फोड़ का ही कार्यक्रम रहता है। झेन गुरु जो है बस पहुंचे और उसने तोड़ा, पहुंचे और दिया बत्ती उसने वो वेट ही नहीं करता,
इधर शिष्य पहुंचा और उसने हमला किया उसके ऊपर में, शिष्य आया और हमला किया। तो वहां पर तो यह है, जैन गुरु के पास में जो शिष्य जाते हैं, मतलब जो शिष्यत्व के लिए जाते हैं, मतलब शिष्य नहीं बोलना चाहिए ना, शिष्यत्व तो घटेगा, जो विद्यार्थी बोलो, विद्यार्थी जाते हैं, विद्यार्थी बोलना चाहिए हम लोगों को ना। तो जैसे कोई विद्यार्थी गया उनके पास में और वो तुरंत अपना उस पर हमला करते हैं, तो उसमें 100 में से 99 भाग जाते हैं। जैन तो ऐसी चीज है, 99 भाग जाते हैं, कोई एक बचता है, और एक बचता है तो बड़ा खुश होता है, हाँ बस तेरे लिए तो था, मैं बैठा था वो गया और बहुत अच्छा हुआ, तो इस पे काम हो सकता है ना। तो एक एक करके कुछ थोड़े बहुत हीरे बचते हैं, 150 हीरे बचते हैं, है ना, हजारों लाखों में कुछ 150 हीरे बचते हैं। और जो है वो जैन गुरु यही कहता है कि मेरे को 150 हीरो पे ही काम करना है, बस इन्हीं को तलाशने के लिए आया हूं मैं, भाई मैं तो जौहरी हूं ना, मेरा काम हीरे तलाशना है, मेरा काम वो लोहे की हथौड़ी और लोहे का फलाना और लोहे का वो बनाने का काम मेरा धंधा थोड़ी ना है। उसके लिए दूसरे लेवल के लोग बैठे हैं ना, उसके लिए भी गुरु बैठे हैं जो लोहे पे काम करते हैं, एक लेवल ऊपर उठाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर उठाएंगे, एक लेवल ऊपर उठाएंगे। सृष्टि में तो सब कुछ मैनेज है ना, वो भी साधक है, ऐसा नहीं कि साधक नहीं है, वो साधना की शुरुआत उनमें भी होगी, लेकिन उनके गुरु दूसरे ना, नीचे तल का गुरु मिलेगा ना उनको गुरु मिलेगा, नीचे तल का गुरु मिलेगा। अब ये जो जैन वाली बात है, तो ये तो बोलेगा कि भाई जो हीरा नहीं है वो खिसक जाए, मैं तो वही वाला है ना, मेरी मार वो वाली मार रहेगी, है ना, मैं तो पहुंचते ही छिलना चालू कर दूंगा, छिलते जाऊंगा छिलते जाऊंगा छिलते ही जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा यहाँ से भी गड़बड़ तो और छिलूंगा। कोहिनूर कितना बड़ा पत्थर था, कितना बड़ा पत्थर था, और हीरा कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना, 10% भी नहीं है, मालूम है ना। हाँ, मतलब वो जबकि पूरा वही हीरा था, वो बन भी गया होगा सुंदर, बोले नहीं नहीं यहाँ बात नहीं जम रही है, यहाँ पर छोटा सा वो क्रैक दिख रहा है यहाँ, तो इसको और इसके साथ में ये अच्छे वाले को भी मिटाना पड़ेगा, मिटाओ इसको भी मिटाओ, ये करो, तब जाके कोहिनूर बना, ठीक है ना। तो कोहिनूर ऐसे नहीं बनता है ना, बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। तो यह है कि एक्चुअली सदगुरुओं के पास ठहरना थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी निचले तल के गुरु जो है तो वही बहुत उपलब्ध कराता है, और वहां पर ठहरना आसान है, तो वहां पर आपको लाखों लोग हमेशा मिलेंगे, क्योंकि उस तल की काम हो रहा है, वहां काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, वहां काम हो रहा है, वहां जो है काम हो रहा है साधकों पर, उस तल पर उनको गोद दी जा रही है, धीरे धीरे करके उनको अगले तल पे भेजा जा रहा है, अगले तल पे वो जाएंगे, है ना, फिर फिर से जन्म लेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर अपना उनको फिर उस तल का गुरु मिलेगा, फिर वहां साधना करेंगे, फिर अगला वो विकास करके फिर अगला जन्म लेंगे, फिर उसको अगले तल का गुरु मिलेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप अस्तित्व तो सबके प्रति कृपावान है, क्योंकि सब तो परमात्मा ही है ना, अस्तित्व नियम है, दला है, ऐसा नहीं है कि किसी के, सबके लिए गुरु हैं, सबको गुरु मिलेंगे, उनके योग्य गुरु मिलेंगे, लेकिन है ना। यदि वो गलत गुरु के आकर्षण में चले गए, गलत गुरु कौन है, यदि सदगुरु के पास में कोई ऐसा शिष्य जिसकी पात्रता नहीं वहां पहुंच गया, तो उसके लिए तो गलत गुरु है ना सदगुरु। ऐसा शिष्य जो है जिसकी पात्रता अभी विकसित नहीं है, छोटे गुरु के लायक है, और सदगुरु के पास गया, ऊंचे गुरु के पास पहुंच गया, तो उसके लिए तो गुरु है ही नहीं, वो तो उसका है ना, उसका कोई रिजोनेंस बैठना ही नहीं है वहां पे, कैसे रिजोनेंस बैठेगा उसका वहां पर। तो वह जो है वहां से निकलना ही चाहिए उसे, क्योंकि उसको तो नीचे के तल पे जाना है ना, जिस तल को वो कैरी ऑन कर रहा है, जिस तल को जी रहा है, उसी तल का तो गुरु मिलेगा ना, उसी के साथ रह सकता है, वही रिजोनेंस बिठा सकता है। ऊंचे तल के गुरु के साथ जबरदस्ती रिजोनेंस नहीं बिठाला जा सकता। एक प्राइमरी के स्टूडेंट को आप जो है एमएससी की क्लास में बिठा दो, उसका रिजोनेंस वहां नहीं बैठेगा, और वो एमएससी क्लास में पहुंचेगा अभी नहीं, समय है, प्राइमरी पास करेगा, मिडिल पास करेगा, हाई स्कूल पास करेगा, है ना, अब जो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी क्या क्या बोलते हैं, फिर जो है आपका जो है ना ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद में तो एमएससी में जाएगा ना, पहुंचेगा वहां पर भी, पीजी के लिए वो भी पहुंचेगा, लेकिन ये पूरी स्टेप्स क्लियर करके ही तो पहुंचेगा ना। तो इस प्रकार की बात होती है, पात्रता होनी चाहिए, बोलते हैं ना। पात्रता का क्या अर्थ है, भाई आपकी जो पात्रता है अस्तित्व आपको उपलब्ध कराएगा। आप बोलोगे कि मेरी पात्रता यह है और मेरे को जो है मैं लोहा हूं और जौहरी मेरे को बनाए, नहीं जी, आप लोहे हो तो आपको बनाएगा, आपके लिए जो है लोहार बनाया गया है, और लोहार भी कारीगर है, लोहार कोई गलत थोड़ी ना है, लोहार एक बहुत अच्छा कारीगर है, और बड़े लोहे के बहुत अच्छी चीजें बनाता है और बहुत उपयोगी चीजें बनाता है, लोहार बिल्कुल गलत नहीं है ना। सोनार बिल्कुल गलत नहीं है, चांदी और वो सोने का काम करता है, वो भी बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही काम करता है वो, है ना, अपने तल का जैसा काम वैसा करता है। और जौहरी अलग है, वो हीरो का काम करता है,
भाई सब अपना अपना धंधा करेंगे ना, अपना 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 काम करेंगे ना, जिसका जो है वो करेगा। अब जो लोहा बोलेगा नहीं जी मेरे को जोहरी बनाए, तो भैया जोहरी अभी आपको जो है आपको लोहार के पास जाओ, है ना। अगले तल में जो है आप का विकास हो जाएगा, तब इस पे आओगे, तब ये क्या काम करेगा, तब ये काम करेगा, तब ये काम करेगा, जब इस तल पे आओगे तब होगा। तो वहां से रेजोनेंस टूट ही जाएगा। यदि कोई सदगुरु के पास में किसी आकर्षण में, अब ये आकर्षण क्यों पैदा हो जाते हैं? अब ये जो है वर्चुअल जगत है ना, क्या इंटरनेट का जगत है ना, वर्चुअल मीडिया का जगत है, तो इसके माध्यम से भैया पहुंच जा रहे हैं। भाई हम भी तो पहुंच ही रहे हैं ना सबके पास में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेजोनेंस जो है वो टेम्पररी फील होने लगता है, टेम्पररीली रेजोनेंस जो फील होने लगता है। अब वो रेजोनेंस जो है जो टेम्पररीली फील हो रहा है, वह जो है जैसे ही थोड़ी साधना आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा ये तो बड़ा कठिन मामला है, तो वह रेजोनेंस टूटना चालू हो जाएगा, तब वह रेजोनेंस टूटना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात है। प्रश्न तो आए हैं बहुत सारे ना, केतु 12th हाउस में नहीं है तो भी क्या मोक्ष मिलता है, ये हमने बता दिया। बीसू जी, आप में से किसी का क्वेश्चन है कि यहाँ से कोई उठाए? स्वामी जी जो तोड़ने की बात करी है ना, वो अहम तोड़ने की बात हो रही है ना। भाई अहम को तोड़ने की बात, अहम मतलब आप सेपरेशन, हाँ, अपने अहम के बचाने के लिए तो इतनी कोशिश कर रहा है ना, वो छोड़ हाँ हाँ हाँ, अहम का मतलब है कि हमने जो सारे फॉर्म क्रिएट किए हैं ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या मैं हूँ, या मैं हूँ, या मेरा है, या ऐसा है, मैं मेरा का जो पूरा जोड़ है, उसमें हमारी अवधारणाएं भी आती हैं, है ना। अहम में बहुत कुछ आ जाता है, हमारी अवधारणाएं भी आती है, और अवधारणागत रूप से ही तो होता है ना। इसमें तो व्यवहारिक अवधारणाएं भी आती हैं, पर पारमार्थिक अवधारणाएं भी आती हैं ना। व्यवहारिक अवधारणा भी काम करेंगी, नहीं जी ये मकान मेरा है, अरे मेरा नहीं है मकान, ये तो सबका है, तो फिर काम नहीं बनेगा आपका। और सबका है तो सब लोग आके रहने लगेंगे, आपके लिए जगह नहीं बचेगी वहां पर, ठीक है ना। तो फिर अवधारणाएं तो हैं वहीं पर, इसीलिए विवेक शब्द का उपनिषदों में और सब जगह प्रयोग आता है ना, विवेक, प्रज्ञा, विवेक। विवेक का अर्थ यही है कि पारमार्थिक सत्यों को पारमार्थिक सत्यों की तरह जानना पड़ेगा और उनका उपयोग करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह, पारमार्थिक सत्य को पारमार्थिक सत्य की तरह, ठीक है ना। और एक्चुअली आप बहुत धीमे बोलते हैं ना, एक बोर्ड लेके खड़े हो जाइए कि जोर से बोलिए। हाँ, मेरा दोनों नॉस्ट्रल्स नहीं, क्वेश्चन करिए। व्हाट इज योर क्वेश्चन? इफ बोथ द नॉस्ट्रल्स आर ओपन 24/7, अच्छा, then what is the state of sushumna is opened or what it means? देखिए यदि नोस्ट्रल तो दोनों ही ओपन रहते हैं, ये आपका वहम है, नोस्ट्रल जो है दोनों ओपन रहते हैं। एक जो है ज्यादा प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है, ठीक है ना। सूर्य नाड़ी चल रही का मतलब है कि दाहिना स्वर आपका ज्यादा चल रहा है और बायां स्वर कम चल रहा है, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी चल रही है, बायां स्वर 0 नहीं हो गया है, बहुत कम चल रहा होता है ना। जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो मतलब यह हो गया कि आपका बायां स्वर ज्यादा चल रहा है और दाहिना स्वर जो है कम चल रहा है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि दोनों सम में चल रहे हैं। तो क्या दोनों हमेशा सम में चलते हैं, है ना। दोनों हमेशा यदि सम में चल रहे हैं तो हमेशा सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो रहा है तो फिर वह उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, डाइजेशन वगैरह नहीं हो सकता, है ना। बीच में सूर्य नाड़ी का चलना जरूरी है ताकि आपने जो भोजन किया है वो उसका डाइजेशन हो सके। सुषुम्ना नाड़ी यदि चल रही है तो उसके साथ में जो है वो सूर्य क्रिया भी होनी चाहिए, मतलब जो है भोजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसे आहार की जरूरत नहीं होना चाहिए, पर आप इंटैक्ट कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि पानी पी लें आप, बस एक स्थिति में तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पानी पी लिया तो फिर उसमें थोड़ा चल जाता है, एडजस्टेबल है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहां पर ना। तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब जो है उसी स्थिति में भोजन से बाहर हो जाना चाहिए, सूर्य क्रिया हो जानी चाहिए। सूर्य से जो है आप सीधे सीधे आप एनर्जी ले लें सूर्य क्रिया के माध्यम से, और भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा, ये सिर्फ ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है ना। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों चल रही होती है भाई, ये उसका एक काल होगा वह चलेगी, उसका एक काल होगा तब वह चलेगी, और इस बीच में एक ट्रांजिट पीरियड होता है जब वह शिफ्ट हो रही होती है ना। शिफ्ट हो रही होती है तो उस बीच में भी थोड़ा समय ऐसा आता है जो सुषुम्ना नाड़ी का होता है ना, उसमें सम होगी, सम होकर के फिर उधर शिफ्ट होगी, इस प्रकार से होता है ना।
हाउ टू प्रैक्टिस एवरी ब्रीदिंग शुड बी फ्रॉम नाभि। श्वेता कदम जी का प्रश्न है कि हम कैसे ऐसे प्रैक्टिस करें कि हर जो श्वास है हमारी नाभि तक चले। तो पहली बात तो जो है कि श्वास के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा ना। श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे तो धीरे धीरे वो सहज होती जाएगी। तो श्वास के प्रति आप सहज है तो धीरे धीरे जो पैटर्न्स हैक करते हैं वह काम करना बंद कर देंगे, है ना। हैकिंग कम होने लगेगी। हैकिंग जैसे जैसे कम होगी तो ब्रीथ सहज होगी तो नाभि तक आई जाएगी ना। और इसमें सहयोग के लिए होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं अचानक एक्सेल कर दो तो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे, और इनहेल को होने दो, सहजता से होने दो, मतलब वो नाभि तक चली जाएगी। नाभि तक जाएगी तो फिर अगली सांस जो है नॉर्मल आएगी। इसलिए तो अचानक वाली विधि दी है ना। अचानक वाली विधि को आप कर लो